अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि बामसी और उसके साथियों ने मंगोलों को मारकर आरिक बुका वाला खात हासिल कर लिया था। दूसरी तरफ काई कबीले में अरतुल साहब ने कहा था कि मैं एक अहम जिम्मेदारी पर जा रहा हूँ और वापस आकर मैं और बिल्के खातून शादी कर लेंगे। जबकि उमर कबीले में सिरमा ने जिरगे के एक आदमी को बुलाकर कहा था कि मेरे सोने की मदद से तुम उमर कबीले के सरदार बन जाओ और फिर मुझे भी हासिल कर लो। इस किस्त के आगाज़ में सलजान गुंदोगदो को कहती है, बहार का मौसम आ रहा है, कबीले में हर कोई बहार की तकरीबात मनाने की तैयारियां कर रहा है, मुझे अपना कबीला बहुत याद आ रहा है। गुंदोगदो कहता है, खैर है सलजान, क्या यहाँ तुम्हें सुकून नहीं है? सलजान कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है सरताज, आयमा वालिदा मुझे अपनी बेटी समझती हैं, लेकिन मेरी किस्मत मेरे अपने कबीले से जुड़ी है। गुंदोगदो कहता है, तो फिर तुम्हें क्या बेचैनी है सलजान? सलजान कहती है, मेरा बेटा इल्तिकन मुझे बहुत याद आ रहा है, मुझे उम्मीद थी कि वो यहाँ आएगा लेकिन वो ना आ सका, आपने भी बताया नहीं कि वो कैसा है। गुंदोगदो कहता है, वो बिल्कुल ठीक है सलजान और बहुत अच्छा सिपाही बन गया है। हमने कई दफ़ा मुगलों के साथ लड़ाई की लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटा। एक दफ़ा ये मुश्किलात गुजर जाएं फिर हम दोबारा उससे मिलेंगे सलजान। सलजान कहती है, इंशाल्लाह सरताज। दूसरी तरफ बिल्के वापस अपने कबीले में पहुँच चुकी थी। इतने में सिरमा अंदर दाखिल होती है और पूछती है, क्या खबर है बाजी, अरतुल साहब ने शादी के बारे में क्या कहा? बिल्के कहती है, वो अपना वादा पूरा करना चाहते हैं। सिरमा कहती है, मैं जानती थी, तो फिर मैं कबीले की औरतों को कहती हूँ कि शानदार तैयारियां शुरू कर दें। बिल्के कहती है, अरतुल साहब एक अहम जिम्मेदारी पर जा रहे हैं, जब वो सही सलामत वापस आ जाएंगे तो फिर हम तैयारियां शुरू करेंगे। नए सरदार के इंतखाब के लिए कल हम एक जिरगा मुनक्कद करेंगे। हमारे कबीले का मुस्तकबिल पहले आता है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अरतुल साहब अपने खेमे में नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के बाद वो दुआ मांगते हुए कहते हैं, या अल्लाह, मुझे इस मुश्किल सफ़र से सही सलामत और कामयाब होकर वापस लौटने में मदद फरमा। मेरे लोगों की उम्मीदें और मुस्तकबिल इस सफ़र पर मुनसर करते हैं। मुझे अपनी जिम्मेदारी मुनासिब तरीके से पूरा करना नसीब फरमा, आमीन। दुआ के बाद अरतुल साहब खड़े हो जाते हैं। इतने में गुंदोगदो भी अंदर आ जाता है और कहता है, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाए भाई, हमारे सिपाही तैयार हैं और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अरतुल साहब कहते हैं, मेरे सामने एक लंबा सफ़र है भाई, मुझे अपनी अलविदाई दुआ दें। गुंदोगदो गले मिलते हुए कहता है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं भाई। इतने में तुरगत इजाज़त लेकर अंदर आ जाता है और कहता है, सरदार, मैंने सुना है आप एक लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, मैं भी तैयार हूँ। जब आप जिम्मेदारी पर जा रहे हैं तो मैं आराम से नहीं बैठ सकता। अरतुल साहब कहते हैं, मेरे बहादुर भाई, पहले तुम्हें अपने ज़ख्मों को ठीक होने देना चाहिए, ज़ख्मों के ठीक होने तक तुम्हारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुरगत कहता है, मुश्किल औकात में बहादुर आदमी आराम नहीं कर सकते सरदार, अल्लाह के हुक्म से मैं इतना ठीक हूँ कि अपना कुल्हाड़ा घुमा सकता हूँ सरदार, मुझे भी अपने साथ आने दें। अरतुल साहब कहते हैं, ठीक है तुम आ सकते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं बल्कि गुंदोगदो भाई के साथ, क्योंकि मेरा सफ़र बहुत लंबा है। गुंदोगदो भाई के साथ रहना तुम्हारे लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। तुरगत कहता है, शुक्रिया सरदार, जैसे आपका हुक्म। दूसरी तरफ उमर कबीले में बिल्के एक आदमी को कह रही थी, आप मेरे बाबा के दोस्त थे बताल साहब, मैं एक अहम मामले के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। आदमी कहता है, हुक्म करें बिल्के खातून। बिल्के कहती है, मैं जल्द काई कबीले की सरदार की बीवी बन जाऊंगी। मैं जिरगे में नए सरदार का इंतखाब करना चाहती हूँ जो हमारे कबीले के लायक हो, और मुझे कोई शक नहीं कि आप इस ओहदे के लिए पूरी तरह लायक हैं। बताल बे कहता है, यह मेरे लिए शर्फ है बिल्के खातून, लेकिन क्या जिरगे के आदमी मुझे कबूल कर लेंगे? बिल्के कहती है, आप परेशान ना हो बताल साहब, मेरी और अरतुल साहब की मदद आपके साथ है। दूसरी तरफ आरिक बुका जंगल में शिकार करने में मसरूफ़ था। इतने में एक आदमी भागता हुआ आता है और आरिक बुका को पुकारता है। आरिक बुका कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा शिकार हाथ से निकल गया, अगर ये कोई आम मामला हुआ तो मेरा शिकार तुम बन जाओगे। आदमी कहता है, अरतुल और गुंदोगदो कबीले से निकल गए हैं, वो दो मुख्तलिफ रास्तों की तरफ चले गए हैं। अरतुल मशरिक की तरफ गया है और गुंदोगदो जनूब की तरफ। आरिक बुका कहता है, अगर गुंदोगदो जनूब की तरफ गया है तो इसका मतलब है कि वो बरके खान के आदमियों से मिलेगा, और अगर अरतुल उस तरफ नहीं जा रहा तो वह लाजमी उससे भी ज़्यादा अहम जगह पर जा रहा है, बल्कि हो सकता है कि वो बरके खान से मिलने जा रहा हो। फिर आरिक बुका कहता है, तुमने मुझे परिंदे से भी बहुत बड़ा शिकार दे दिया है, हम अरतुल को जाने नहीं दे सकते, हमें हर कीमत पर उसे रोकना होगा। कुछ आदमियों को गुंदोगदो को काबू करने के लिए भेज दो। यह सुनकर वो आदमी रवाना हो जाता है। फिर आरिक बुका कहता है, हम अरतुल के पीछे जाएंगे और उसके लिए एक ऐसा जाल बिछाएंगे कि आखिर में उसे मौत मिलेगी। यह कहकर वो चल पड़ता है। दूसरी तरफ अरतुल साहब अपने सिपाहियों के साथ बरके खान की तरफ रवाना हो गए थे। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जहाँ दो घोड़ा गाड़ियाँ खड़ी थीं और कुछ आदमी पास खड़े थे। इतने में गुंदोगदो और तुरगत वगैरह भी वहाँ पहुँच जाते हैं और छुप कर देखने लगते हैं। गुंदोगदो कहता है, वो आ गए हैं, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। इस दौरान घोड़ा गाड़ियों के पास खड़ा एक आदमी कह रहा था, वो हमें बरके खान के आदमी समझेंगे, हम आखिरी लम्हे तक कुछ नहीं करेंगे,
लेकिन फिर हम उन्हें मार देंगे और गुंदोगदो को जिंदा पकड़ लेंगे। इतने में गुंदोगदो और उसके साथी उठकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अरतुगरुल साहब अपनी मंजिल की तरफ रुआं दुआं थे। इसी दौरान आरिक बुका उन्हें जाता हुआ देखकर हंसने लगता है। दूसरा आदमी कहता है, हमले के लिए हर चीज़ तैयार है आरिक बुका। आरिक बुका कहता है, तो चलो फिर मैं जंगल में खोने वाले शिकार की तलाफी करूं। यह कहकर वो चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदो और उसके साथी आगे आ जाते हैं। गुंदोगदो पूछता है, आप सामान कहाँ से लाए हो? एक आदमी कहता है, दूसरी रियासत से। यह सुनकर गुंदोगदो मोहर निकाल कर उसे दिखाता है। दूसरा आदमी भी मोहर दिखाता है। फिर गुंदोगदो कहता है, सिपाहियों, सारे संदूक उतार लो। यह सुनकर दो सिपाही आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अरतुगरुल साहब और सिपाही जा रहे थे कि रास्ते में दरख्त गिरे पड़े थे। यह देखकर वो रुक जाते हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, यहाँ पर कोई सैलाब या तूफान नहीं आया सरदार, फिर ये दरख्त कैसे गिर गए? अरतुगरुल साहब कहते हैं, आरिक बुका। यह कहकर वो घोड़ों से उतर आते हैं। इतने में आरिक बुका के आदमी निकल कर सामने आ जाते हैं। इस तरह वो चारों तरफ से अरतुगरुल साहब को घेरे में ले लेते हैं। फिर आरिक बुका कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी नाकाबिले बर्दाश्त बना दूंगा अरतुगरुल। तुम चाहे जहाँ भी जाओ मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। अरतुगरुल साहब कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम अभी तक समझ नहीं सके कि तुम मुझे काबू नहीं कर सकते। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे जाल को नहीं देख सकता था, लेकिन असल में तुम जाल में फंसे हो। इतने में अरतुगरुल साहब के मजीद सिपाही निकल कर सामने आ जाते हैं। यह देखकर आरिक बुका कहता है, हमला करो, और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। लानत हो। दूसरी तरफ गुंदोगदो और तुर्गत वगैरह भी मुगलों से लड़ रहे थे। इस तरह वो सबको मार देते हैं और फिर घोड़ा गाड़ियों के पास खड़े हो जाते हैं। दूसरी जानिब अरतुगरुल साहब और उनके सिपाही भी मुगलों से लड़ रहे थे। तुम यहाँ वक्त ज़ाया करते रहो अरतुगरुल, मैं तुम्हारा ये सफ़र जहन्नम बना दूंगा। तुमने अभी मेरा सबसे खतरनाक जाल देखना है। इस तरह आरिक बुका भागने लगता है और अरतुगरुल साहब उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में नए सरदार के लिए जिरगा शुरू हो चुका था। इल्बिलगे कहती है, अब नए सरदार के इंतखाब का वक्त आ गया है। नए सरदार के लिए उम्मीदवार कौन है? यह सुनकर पहले बताल बे हाथ खड़ा करता है और फिर तास्कुन बे भी हाथ खड़ा कर देता है। यह देखकर इल्बिलगे कुछ हैरान होती है और फिर कहती है, नए सरदार के लिए 2 उम्मीदवार हैं। अब आप बताएं कि सरदार बनकर आप क्या करना चाहते हैं? पहले बताल बे कहता है, हम अपनी रवायात के मुताबिक अरतुगरुल साहब के हुक्म पर चलेंगे और इंसाफ कायम करेंगे। फिर तास्कुन बे कहता है, हमारी रवायात वाज़ेह हैं, मैं अपने कबीले के लोगों की बेहतरी के लिए काम करूँगा। इसके बाद इल्बिलगे कहती है, आप दोनों ने अपनी अपनी राय दे दी है। मेरे ख्यालात भी बताल साहब जैसे हैं, मेरी मदद इनके साथ है, लेकिन बाकी फैसला आपका है। दूसरी तरफ जंगल में गुंदोगदो कहता है, सिपाहियों, घोड़ा गाड़ियों को चेक करो। यह सुनकर वो आगे बढ़ते हैं और चेक करने लगते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ खाली संदूक पड़े थे। गुंदोगदो कहता है, लाजमी आरिक बुका ने सोना हासिल कर लिया है। तुर्गत कहता है, पहले बरके खान की एलची की मौत और अब सोना हमसे छिन गया, यह हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। गुंदोगदो कहता है, अगर हम आरिक बुका से सोना हासिल ना कर सके तो हम बरके खान का एतमाद खो देंगे और हमारा इत्तेहाद खतरे में पड़ जाएगा। हम हर कीमत पर सोना वापस लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जंगल के हर कोने की तलाशी लेंगे। इसी दौरान एक मंगोल जख्मी हालत में नीचे पड़ा था। उसे देखकर गुंदोगदो कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ आरिक बुका भाग रहा था और अरतुगरुल साहब उसका पीछा कर रहे थे। आओ ज़रा अरतुगरुल। दूसरी तरफ वो जख्मी मंगोल खड़ा हो जाता है और चारों तरफ मरे हुए आदमियों को देखता है। इसके बाद वो घोड़े की तरफ बढ़ता है। गुंदोगदो और उसके सिपाही छुप कर देख रहे थे। गुंदोगदो आहिस्ता से कहता है,
अब ये काफिर सीधा अपने ठिकाने पर जाएगा, हम इसका पीछा करेंगे और फिर अपना सोना वापस ले लेंगे। तुर्गत कहता है, हम ना सिर्फ सोना लेंगे बल्कि वो ठिकाना भी तबाह कर देंगे। इतने में वो आदमी घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। इसके बाद गुंदोगदो और उसके साथी भी चल पड़ते हैं। दूसरी जानिब उमर कबीले में एलबिलगे कहती है, जो लोग बताल साहब को उमर कबीले का सरदार देखना चाहते हैं वो हाथ खड़े करें। यह सुनकर सिर्फ 2 आदमी हाथ खड़े करते हैं। बताल बे और एलबिलगे काफ़ी हैरान होते हैं, जबकि सिरमा मुस्कुरा रही थी। फिर एलबिलगे कहती है, जो लोग तास्कुन बे को सरदार देखना चाहते हैं वो हाथ खड़े करें। यह सुनकर बाकी तमाम आदमी हाथ खड़े कर लेते हैं। फिर तास्कुन बे के जहन में एक ख्याल आता है, जब वो जिरगे के आदमियों को सोना दे रहा था ताकि वो उसे मुंतखब कर सकें। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए एलबिलगे की तरफ देखता है। एलबिलगे हैरान परेशान थी। फिर तास्कुन बे कहता है, जिरगे के आदमियों ने फैसला कर दिया है, बाकी काम आपका है एलबिलगे खातून। फिर एलबिलगे कहती है, जिरगे के फैसले के मुताबिक उमर कबीले के नए सरदार तास्कुन साहब हैं, कबीले के लिए खैर हो। दूसरी तरफ आरिक बुका एक जगह रुक जाता है और तलवार निकाल कर कहता है, भागना बहुत हुआ, अब हिसाब का वक्त आ गया है। अरतुल साहब कहते हैं, तुम मेरे मुंह से एक भी लफ्ज़ ना निकलवा सके, लेकिन मैं तुम्हारा मुंह ज़रूर खुलवाऊंगा। आरिक बुका कहता है, तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम यहाँ मारे जाओगे, जबकि वहाँ तुम्हारा भाई गुंदोगदो मारा जाएगा। अरतुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हारे जालों के बारे में जानता था, मैं और मेरा भाई तुम्हारे जाल तबाह कर देंगे। मैं तुमसे यह भी पता लगाऊंगा कि बरके खान की तरफ से तुम्हें मालूमात कौन देता है। आरिक बुका कहता है, तो तुम जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। उलागू खान इन सरजमीनों पर अपनी फौजें भेजेंगे। मैं भी जानता हूँ कि तुम बरके खान से मिलने जा रहे हो अरतुल, लेकिन तुम कभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। अरतुल साहब कहते हैं, उलागू खान के लिए भेजी जाने वाली तुम्हारी मालूमात कभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। मेरे बहादुर वो मालूमात कब के जब्त कर चुके हैं और तुम मेरी तलवार से टुकड़े टुकड़े हो जाओगे।